हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट टाइम रूटीन, साथ ही कुछ दिनों की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बिफोर आवर लॉन्ग ट्रैवल जर्नी। तो फिलहाल शाम का टाइम है और डिनर हमारा हो चुका है, 7 सवा 7 तक डन हो जाता है। इसके बाद का काम होता है किचन को क्लीन करने का। जो बर्तन हाथ से धुलने थे वो धो चुकी हूँ, बाकी डिशवॉशर मैंने लोड कर दिया है, अभी रन नहीं किया है। इसके बाद काउंटर टॉप वगैरह सब अच्छे से क्लीन करती हूँ और फिर जितनी भी कैबिनेट्स होती हैं उनको वाइप करती हूँ। आज मैंने स्प्रे किया है, वीक में एक बार मैं कोई भी एंटीबैक्टीरियल स्प्रे लेके उसको स्प्रे करके और अच्छे से वाइप डाउन करती हूँ। इससे एक वही डिसइंफेक्टेंट का काम तो करता ही है, किचन क्लीन हो जाती है, कोई अगर ग्रीस जमा होती है वो भी निकल आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। बट ये है कि एवरीडे स्प्रे का यूज़ नहीं करती हूँ, एवरीडे में सिर्फ मैं डैम्प क्लॉथ से वाइप करती हूँ, लेकिन वाइप ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं ना अपने घर के कोनों को, तो फिर वो डीप क्लीनिंग वाला सीन नहीं बनता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है एक ही दिन, क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हैं, साफ कर ही रहे हैं। अगर कुछ हैवी कुकिंग होती है, कुछ डीप फ्राई किया है या कुछ बहुत मसालेदार बनाया है, कहीं कोई छींटे लग गए हैं, तो फिर मैं वहाँ पे स्प्रे करके उसी दिन क्लीन कर देती हूँ। बाकी वही डैम्प क्लॉथ से क्लीन होता है और वीक में एक बार स्प्रे से क्लीन करती हूँ। और ऊपर वाली नीचे वाली दोनों ही कैबिनेट्स जो हैं वो मैं क्लीन करती हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मीठे की, जो बहुत क्विकली बन जाती है, बट हाँ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मैंने एक्चुअली पहले दिन बनाई थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया। जब भी स्टील के बर्तन में आप दूध गर्म करें ना, तो पहले थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको गर्म करें, उससे जो दूध है ना वो नीचे स्टिक नहीं करता है। अंदाजे से कुछ मैंने 3 कप के करीब दूध लिया होगा और टेस्ट के हिसाब से शुगर डाली है 3-4 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ठंडा दूध लिया है। 3-4 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, ये वनीला फ्लेवर का है और ये मैं इंडिया से लेकर आती हूँ। जो यहाँ यूके में कस्टर्ड मिलता है ना, उसमें मुझे वो टेस्ट नहीं आता, तो मैं हमेशा इंडिया वाला ही स्टॉक में रखती हूँ। और इंडियन शॉप का आई डोंट नो कि मिलता है क्या ये वाला, बट ये आई थिंक वेकफील्ड ब्रांड का है जो इंडिया से आता है। तो अब दूध हमारा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया, बॉयल आ जाना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारी ये स्लरी है कस्टर्ड पाउडर वाली वो ऐड करेंगे और बस अब इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, क्योंकि जो ये कस्टर्ड पाउडर होता है ना, काइंड ऑफ कॉर्नफ्लावर ही होता है ये, तो ये नीचे बैठ जाता है और फिर ये लगने लगता है एकदम से। तो कोई भी नॉन स्टिक या हैवी बॉटम पैन ही आप यूज़ करें जब भी आप कस्टर्ड प्रिपेयर करें, अदरवाइज उसमें लंप पड़ जाते हैं या कई बार वो नीचे लग जाता है। इसको प्रॉपरली थिक करना है। स्पून की बैक पे आप उंगली लगा के देखेंगे, उससे पता लगेगा कि वो पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है, वहां पे जो है वो कस्टर्ड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कस्टर्ड की थिकनेस डन हो गई है। वह थोड़ा सा थिक ही हमें ये बनाना है। इसके बाद कस्टर्ड को हम अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर का हो जाना चाहिए, चिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टर्ड मैंने ठंडा होने रख दिया है और यहाँ पे ली है मैंने हैवी क्रीम, जो डबल क्रीम के नाम से आती है। आई थिंक 330 ml का ये कंटेनर होता है और इसके अंदर आई थिंक कप से अगर आप मेजर करें तो कुछ 1 कप के करीब जो है वो हमारी क्रीम हो जाती है। इसके बाद कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें ऐड करा है, कुछ 1/4 कप के करीब होगा। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करा है और अब हम इसको विप करेंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर हमें विपिंग क्रीम नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी विप करी हुई थिक क्रीम हमें यहाँ पे रेडी करनी है। और उसका पता कैसे चलेगा कि जैसे जैसे आप बीटर चलाते जाएंगे ना, तो ये पीछे पीछे अपना ट्रैक छोड़ता जाएगा, तो बस उतना ही हमें इसको बीट करना है। कोई भी सॉफ्ट पीक्स वगैरह हमें इसकी नहीं बनानी है।
अब कंडेंस्ड मिल्क की एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई डेजर्ट बनाते हैं ना, और अगर उसको हम चिल्ड सर्व कर रहे हैं तो ठंडी होने के बाद ना वो थोड़ी सी फीकी लगती है। तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ना, जितना आप मीठा खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होना चाहिए, ताकि ठंडी होने के बाद जो है ये आपको एग्जैक्ट ऐसी मीठी लगे जैसे कि आप खाते हैं। तो यहाँ पे क्रीम भी हमारी रेडी हो गई है, कस्टर्ड जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। और अभी यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। ये एक्चुअली ब्रेड स्लाइसेस स्टोर बोट है, लाइक ब्रेड बाहर से लेकर आए थे, मैंने घर पे बेक नहीं करी थी। और घर पे ब्रेड खाने का या घर की बनी हुई ब्रेड खाने का ही चस्का सबको लग गया घर में। बाहर की ब्रेड अब किसी को पसंद ही नहीं आती है। बट क्योंकि जाने से पहले मुझे सारी ही चीज़ें ख़त्म करनी थी और मैं कुछ भी फूड तो वेस्ट करती ही नहीं हूँ, तो ये मुझे बेस्ट वे लगा कि चलो मैं ब्रेड पुडिंग बना लेती हूँ, सब लोग खा लेंगे। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइस नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड पोर करा है और उसके बाद क्रीम का जो डॉलप्स है वो ऊपर मैं डाल रही हूँ। कुछ लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डाल के हल्का सा आप इसको जो मिक्स कर लें। अच्छा, मैंने जो ये सर्विंग डिश ली है ना, ये थोड़ी सी छोटी ही पड़ गई है एक्चुअली। मैं थोड़ी बड़ी ले सकती थी, ये बिल्कुल ऊपर तक भर गई, पर मैनेज हो गया था। फिर मुझे लगा कि क्या ही अब दोबारा दूसरी डिश करूं, फिर बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो ऐसी काम चोरियां ना मैं कर जाती हूँ कई बार, तो मैंने इसी में जैसे तैसे करके मैनेज किया। तो यस, एक लेयर हमारी रेडी हो गई। इसके बाद फिर मैंने जो है वो दूसरी ब्रेड स्लाइस रखी है और सेम प्रोसेस जो है हमें इसका फॉलो करना है। मैंने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो कंप्लीट ही रखे हैं। आप चाहें तो इसको 4 पार्ट में कट करके बड़ी सी डिश में लगा के भी लेयरिंग कर सकते हैं। मिनिमम 3 ब्रेड लेयर तो आप करें ही करें, तभी वो पुडिंग जो है वो बढ़िया बनती है। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं लेयर्स करते हुए। तो बस एक आइडिया है जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, बाकी उसको किस तरह से सजाना है या अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है वो सब आप अपने हिसाब से देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड की लेयर लगाई है और आपको दिख रहा होगा कि डिश जो है बिल्कुल ऊपर तक भर गई है। इसको कवर करने का भी जो है वो यहाँ पे रास्ता नहीं बचा मेरे पास कि मैं इसको कवर करूँ, क्योंकि कवर करूंगी तो ये ऊपर से जितनी भी गार्निशिंग करी है सब क्लिंग रैप पे या फिर इसकी लिड पे चिपक जाएगी। तो मैंने थोड़े से पिस्ताशियो और आमंड्स डाल के, उनकी जूलियंस डाल के इसको गार्निश किया है। अब इसी का एक और तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छोटी मैंने लिया है अपना एक डब्बा और इसमें जो ब्रेड है इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ। ये ना एक्चुअली बेस्ट तरीका है। इसमें जब आप निकालते हैं ना इस पुडिंग को, जब ये सेट हो जाती है तो निकालना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने ब्रेड के फुल स्लाइस डाले या फिर आप 4 पीसेस करके भी रखें, तो जब आप उसको कट करते हैं ना तो कई बार वो थोड़ा सा ना आनाकानी करता है कि हाँ मैं नीटली नहीं निकल पा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा शार्प नाइफ लेके आओ, शार्प जो है वो स्पैचुला लेकर आओ। तो खैर जैसे आप चाहें, जैसे आपका मन करे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। 4 ही मेरे पास ब्रेड स्लाइस थे। लेयरिंग इसमें भी आप कर सकते हैं, बट मेरे पास लेयर करने के लिए और ब्रेड बची नहीं थी, तो वही कस्टर्ड डाल के ऊपर से क्रीम डाल दी है और इसके बाद आप इसको मन चाही चीज़ों से गार्निश करें। टूटी फ्रूटी इसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है, बट अद्वी एक ऐसा बच्चा है जिसको टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है, और हम ऐसे थे कि भाई कहीं टूटी फ्रूटी मिल जाए तो हम छोड़ते नहीं थे। जब हम छोटे थे आती थी ना ब्रिटानिया वाला जो आता था केक, टूटी फ्रूटी वाला, अरे भाई क्या मस्त लगता था ना वो। और यूजुअली जब हम ट्रैवल करते थे ना वो तब पापा मम्मी साथ में लेकर जाते थे, तो हम इंतजार करते थे कि कब ट्रेन वाला हम ट्रैवल करेंगे और वो वाला हमको केक मिलेगा, फ्रूट केक। तो चलिए यहाँ पे ये भी रेडी है, इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। मिनिमम आपको 6 आवर्स रखना है, मैक्सिमम आप इसको 8 to 10 आवर रखें और ये बहुत परफेक्टली सेट हो जाता है। और चिल्ड आप इसको सर्व करें। यहाँ पे मुझे निकालने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो ब्रेड का सबसे नीचे वाला स्लाइस था ना वो ब्रेड की एज वाला था जिसमें क्रस्ट होता है पूरा का पूरा, और कस्टर्ड जो है वो पूरा उसको नीचे तक सोक नहीं कर पाया, मुझे ऐसा फील हुआ। वैसे भी मैंने ये ब्राउन ब्रेड का बनाया था। ये जो रेसिपी है वो आप वाइट ब्रेड से बनाए तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास तो जो चीज़ अवेलेबल थी, जो मुझे ख़त्म करना था, मैंने उससे बना दिया। बाकी वाइट ब्रेड क्योंकि सॉफ्ट होती है, फ्लफी होती है, तो वो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो अगर आप अपने किसी गेस्ट के लिए ये ट्राई करने वाले हैं तो वाइट ब्रेड से आप इसको बनाना। बाकी अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो आइसक्रीम हो गई, रसमलाई हो गई, इन सब से इसका टेस्ट बेटर है
और बनाना बहुत आसान है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना कि ये कैसी बनी। और गर्मियों के लिए तो ये डेजर्ट एक सौगात है। आगे राखी आ रही है, आप राखी पे बना के अपने भाई भाभी को खिलाएं, या फिर जो है अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, बहनें बहनें भी राखी में, जैसे मेरी बच्चियां जो है वो आपस में राखी बांधती है, तो राखी के लिए एक सिंपल सी स्पेशल सी स्वीट है। तो रेसिपी कैसी लगी बताना ज़रूर। बाकी करंट डे में आ जाते हैं और यहाँ पे कार की धुलाई चल रही है। जाने से पहले कुछ एक टास्क होते हैं जो कंप्लीट करने ही होते हैं कि घर अच्छे से क्लीन हो, लॉन्ड्री जो है वो सारी की सारी हो जाए, कार को अच्छे से क्लीन करके उसकी सर्विसिंग करा लेते हैं, टायर्स वगैरह सब कुछ चेक हो जाते हैं अगर लॉन्ग जर्नी होती है। तो ये छुटपुट काम होते हैं। अब जो है वो रात हो चुकी है, लेकिन खिड़की देख के आपको नहीं लगेगा कि रात हो गई है। और यही मैं यहाँ दिखाना चाह रही थी कि बाहर धूप है और हल्के हल्के से लाल बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सनसेट के टाइम पे होते हैं। और अभी मैं आपको जो है वो घड़ी में टाइम दिखाऊंगी। घड़ी में क्या बजा है, 10:10। ये रात के 10 बजने में 10 मिनट है। तो यस, इस टाइम तक भी रोशनी होती है। 10:30 बजे जाके कुछ अंधेरा होता है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर दिन इतनी देर से छिपता है तो क्या सुबह को भी सूरज बहुत देर से निकलता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समर्स में सूर्यदेव निकल भी जल्दी जाते हैं, 4 बजे से रोशनी शुरू हो जाती है। कंप्लीटली अपोजिट इन विंटर के सुबह 8 बजे तक अंधेरा रहता है और 3:30-4 बजे फिर से अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो यही है यहाँ की कहानी। जो लोकेशन है यूके की अर्थ के ऊपर, उसका सन के साथ डिफरेंस एंगल इस तरीके का ही है कि समर में जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और विंटर में दिन जो है वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये थी दिन की कहानी। अभी आ जाते हैं नाइट रूटीन की कहानी की तरफ। तो अब जो सेकंड लास्ट काम था वो था दही जमाने का। तो यहाँ पे मैंने दही जमा दिया, दूध पहले ही गर्म कर दिया था। अब इसमें मैंने खट्टा लगा दिया है, जामन कल्चर भी बोलते हैं इसको। और वैसे तो मैं दही में से बचा लेती हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि दही में से ना बचे तो फिर मैं इसमें ओंकन जो नेचुरल सेट योगर्ट होती है ना, उसका थोड़ा सा जामन लगा देती हूँ। परफेक्टली सेट होती है। योगर्ट मेकर मेरा लेकलैंड का है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप स्टोर से भी ले सकते हैं। मेरे पास लिंक नहीं है क्योंकि मैंने ये जो है वो स्टोर से बाय किया था। और मैं हर बार बता देती हूँ जब भी दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका योगर्ट मेकर जो है वो आपने कहाँ से लिया है। और इसके साथ जो है वो प्लास्टिक का कंटेनर आता है, स्टील का नहीं आता। ये स्टील का डब्बा मैं इंडिया से लेकर आई थी और ये स्टील का डब्बा मैं इसमें यूज करती हूँ, बट इसके साथ प्लास्टिक का ही आता है। बट स्टील का परफेक्टली इसके अंदर वर्क करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या कुछ भी, नथिंग लाइक दैट। इट्स कंप्लीटली सेफ। इवन दो अभी जो योगर्ट मेकर आने भी लगे हैं ना, उनके अंदर स्टील का ही कंटेनर आने लगा है। इंडिया में मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर हियर इन यूके, बट अगर आप सर्च करेंगे तो आई थिंक आपको मिल ही जाएगा। और बस अब जो है वो रात का लास्ट काम बचा है डिश वॉशर को रन करने का। एक भगोना था बस ये दूध वाला, ये मैंने डिश वॉशर में डाल दिया है। टैप डाल के इसको मैं रन कर दूंगी। सुबह जो है सारे बर्तन मुझे क्लीन मिलेंगे और जो हमारी किचन है वो बहुत अच्छे से खुशबूदार रहे। इसके लिए रात को किचन सिंक का जो ड्रेन होता है उसके अंदर या तो मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी इसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स, या फिर मैं ज़ेफ्लोरा का हाफ कैप डाल देती हूँ। जो ज़ेफ्लोरा है इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेंट होते हैं और इसको डाइल्यूट करके ना आप एज ए क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाथरूम वगैरह में वही यूज़ करती हूँ, बट किचन में जो है वो मैं लेस केमिकल वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ। और ऑब्वियसली ये केमिकल वाला होता है, बट इसको मैं ड्रेन के लिए यूज़ करती हूँ। तो हाफ कैप भर के मैं इसको ड्रेन में डाल देती हूँ सिंक के, और ये डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, साथ ही आपकी किचन में बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। और हाँ, जो आपका क्लीनिंग क्लॉथ है उसको अच्छे से खोल के डालें ताकि सुबह तक उसके अंदर एयर जाए और वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यस, किचन हमारी क्लीन हो गई। और अब ये क्लिप है अगले दिन की। विकास जो है वो गार्डन की घास काट रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद वापस आएंगे और तब तक ये बहुत वाइल्ड हो जाएगी, तो ये एक काम बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम था और यहाँ पे हमने मूवी लगाई है बाहुबली। अदवी लव्स इट एंड शी क्राइज एवरी टाइम। हमें भी रुलाती है और सच बताऊं तो ये एक ऐसी मूवी है जिसे देख
के विकास भी रोते हैं। और इस बार मैंने चुपके से उनकी क्लिप रिकॉर्ड करी है जो आप अभी देखेंगे। तो होता है कभी कभी ना, किसी मूवी को देख के आपके जो इमोशंस है ना वो बाहर आ ही जाते हैं, और शायद यही एक इंडिकेशन होता है कि हम कितना कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, चीज़ों से, कि उनका दुख हमें अपना लगने लगता है और हमारी आंखों से वो बहने भी लगता है। It's Daddy too. Yeah, You Daddy. everyone is crying. परसों हमें निकलना है और ये मेरे फ्रिज की फ़िलहाल कंडीशन है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हैं, एक दो यहाँ पे टमाटर बचे हुए हैं और बीटरूट है। बीटरूट का जूस बनेगा तो ये भी कंज्यूम हो जाएंगे, और अभी कल भी सब्जी बनेगी। थोड़े से यहाँ पे ये फ्रूट रखे हुए हैं और कैरेट है, साथ में एवोकाडो है और लेमन है, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। गुआकामोली बनेगी और एक मैं डो में यूज़ कर लूँगी। इनका मैं जूस निकाल के रखूँगी, एक में तो थोड़ा दाग भी है इवन, और कैरेट जो बचेंगी इनका भी जूस निकल जाएगा। इधर सब्जी रखी हुई है जो मैंने कल बनाई थी, तो ये भी लग जाएगी। थोड़ी सी लहसुन की चटनी बची हुई है। दैट्स इट। दूध है, ये तो खैर जब तक निकलेंगे चलता ही रहेगा। बाकी जो भी सब्जियां बची हुई थी ना, उनकी मैंने ये मखनी ग्रेवी बना दी है, कुछ खड़े मसाले, थोड़े से कैश्यूज वगैरह डाल के। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है। तो अभी मैंने पनीर निकाला है, घर का बना हुआ ही ये पनीर है, ऐसे रखा हुआ था उसके अंदर। तो अभी मैं शाही पनीर बनाऊंगी तो कुछ उसमें यूज़ हो जाएगी। बाकी की जो है ग्रेवी ठंडी करके इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और ये 3-4 महीने तक फ्रीज़र में बिल्कुल सही रहती है। तो आने के बाद जब खाना बनाने का मन नहीं करता है ना, तो तब इसको निकाल के और बस पनीर बना के वी गोना यूज़ इट। तो यस, दिस इज़ द बेस्ट वे। जितनी भी सब्जियां आपके फ्रिज में बची हुई हो ना, ऐसे मखनी ग्रेवी बना के रेडी कर लो आप। तो ग्रेवी यहाँ पे ठंडी हो गई है, इसको मैंने सिलिकॉन मोल्ड में डाल दिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और अप टू 6 मंथ इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको बनाना हो। और अब है ये क्लिप उससे भी अगले दिन की। आज है सावन शिवरात्रि और आज के दिन कांवड़ यात्रा का समापन होता है। बहुत से लोग गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, इवन गंगोत्री तक जाते हैं और फिर पैदल यात्रा करके अपने घर के पास का जो भी सिद्ध पीठ होता है, शिवलिंग होता है, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक होता है। तो ये वाली शिवरात्रि और एक जो मार्च में आती है, हमारी तरफ ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। जो कांवड़ यात्रा है वो मुझे लगता है कि पहले यूपी में ही ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब इंडिया के आई थिंक हर कोने से लोग आते हैं और ये यात्रा करते हैं, और अब न्यूज़ चैनल्स में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। सो आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, बट अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। तो सावन में ये वाली शिवरात्रि आती है और एक्चुअली इसको महारात्रि बोला जाता है। तो वही आज के दिन हमारा फास्ट होता है, अन्न भी नहीं खाया जाता है। मैं और विकास हमेशा ही फास्ट रखते हैं। मेरे तो यूजुअली पूरे ही सावन फास्ट होते थे, बट इस बार कुछ रीज़न की वजह से मैं पूरे फास्ट नहीं कर पा रही हूँ, और वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बता ही दूंगी। बाकी कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे क्या, वो भी आपको अगले पार्ट में डिटेल में पता लगेगा ही, नॉट अगले पार्ट में, जब अभी मैं फेस टू फेस इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ। बाकी वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग ही गया है कि हम एक्चुअली जा कर रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। सो इट इज नेक्स्ट डे, और वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। बहुत ही सडन सा प्लान हुआ हमारा इंडिया जाने का। एक्चुअली विकास को जाना था इंडिया, घर में काम चल रहा है ना, मेरी ससुराल में रिनोवेशन वगैरह करा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा कुछ वहाँ पे काम था, तो इनको जाना ही था। तो मैं इनकी टिकट्स चेक कर रही थी, तो फिर मैंने ये समर हॉलीडेज का देखा। अभी इसी मंडे से बच्चों की समर हॉलीडेज पड़ी हैं,
तो फिर मैं देखने लगी टिकट, तो टिकट ठीक ठाक ही थे। देन आई सेड के आप और 2 हफ्ते रुक जाओ, बच्चों की समर हॉलीडेज में हम सारे इकट्ठे ही चलेंगे। एक नया ये हमारे लिए ट्राई भी होगा। वैसे तो इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है, बट ये है कि बारिश भी हो रही है, और ये समर हॉलीडेज ना ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। नहीं तो फिर क्रिसमस पे जाओ या फिर ईस्टर पे जाओ तो वही 2 हफ्ते की स्कूल की छुट्टी होती है, 1 हफ्ते की फिर हमें लेनी पड़ती है। और अब अद्वी सेकेंडरी स्कूल में ऑथराइज्ड हॉलीडे मिलना इज वेरी वेरी टफ। तो अब यही लगता है कि मिड ईयर में जाना ही नहीं होगा, और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया जाना हमारा तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता कि 2 हफ्ते में लिटरली नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और अनऑथराइज्ड हॉलीडे लेके जाना, फिर ऑब्वियसली आपको फाइन पे करना पड़ेगा। दूसरा फिर बच्चों की पढ़ाई भी छूटती है। चलो ये भी छोटी है, बट अद्वी का तो अब काफी वो है, और 1-2 साल में उसका GCSE होगा, तो वी डोंट वांट इट। तो हमने सोचा कि चलो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जाके देखते हैं, वेदर सही रहा तो फिर ये है कि इन्हीं छुट्टियों में हम चले जाया करेंगे। तो यस, टिकट्स जो है वो रीजनेबल प्राइस पे हमको मिल गए, तो फिर हम सबका ही जाने का हो गया इंडिया। तो यस, हम लोग इंडिया जा रहे हैं। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस बार आपने सावन के फास्ट नहीं रखे क्या? तो नहीं, इस बार मैंने सावन के फास्ट नहीं रखे, सिर्फ मैं मंडेज कर रही हूँ। और अभी जो है वो शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि मैंने करी है। और रीजन जो है इसके पीछे 2 ही मेन तो यही था कि हम इंडिया जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया जाके मैं फास्ट नहीं कर सकती थी। रीजन ये था कि जब मैं अगर सावन के फास्ट की पूजा यहाँ शुरू करती तो मैं घट स्थापना यहाँ पे करती, कलश जो होता है ना कलश स्थापना वो यहाँ पे होती, नारियल यही स्थापित किया जाता, जोत बाती यहाँ पे लगाई जाती, जलधारी में यहीं पे करती। तो फिर वही सारी चीजें बीच में छोड़ के फिर मैं इंडिया जाती। हालांकि घर हमारा एक ही है, मैं ऐसी यहाँ रही ऐसी ससुराल में रही, पर क्योंकि यहाँ पे एक पूजा का मैंने अपना एक अलग बनाया हुआ है, वहां पे मैं चीजें स्थापित करूंगी तो वो बीच में रह जाएंगी। तो वो मेरे मन में ना थोड़ा सा वहम आ रहा था कि जो मैं वो कलश स्थापना करूंगी, नारियल स्थापित करूंगी और फास्ट मेरे इंडिया में पूरे होंगे तो मैं वो कलश उठा नहीं पाऊंगी, वो मेरी पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो यही दिमाग में चल रहा था कि कैसे क्या करूं। फिर उसके बाद ये भी आया दिमाग में कि हर 4-5 साल बाद ना आपको महाउद्यापन करना होता है सावन का, तो ब्रेक ले लेना चाहिए बीच में महाउद्यापन करके, और फिर उसके बाद फिर नए सिरे से आप अपने फास्ट शुरू करो। तो मैं सोचा कि चलो मैं ये महाउद्यापन कर देती हूँ। मुझे तो 5 साल से ज्यादा ही हो गया इस बार करते करते, लगातार जब से चैनल से जुड़ी हूँ। आप देख ही रहे हो हर साल तो उद्यापन होते ही है पर महाउद्यापन नहीं हुआ। तो मैं इस बार मैं इंडिया जा रही हूँ तो वहां पे ही फास्ट ही पूरे होंगे। रक्षाबंधन वाले दिन पर जो पूर्णमासी होती है उस दिन फास्ट पूरे होते हैं, तो मैं उस दिन अपना महाउद्यापन भी कर दूंगी, तो एक साथ ही काम हो जाएंगे। और जो वो महाउद्यापन वाला साल होता है वो उस साल फिर आप व्रत नहीं करते हो, तो बस सोमवार के ही होते हैं। तो एक साथ जो है ये काम हो गया और मेरे मन से वो वहम भी निकल जाएगा कि मेरे पूजा की जो संस्कार है वो बीच में रह गए। तो जी एंड आई एम बिट अंडर वेदर एक्चुअली, मेरा ना गला सा खराब हो रहा है, शायद आपको आवाज से भी लग रहा होगा। एक एक करके हम सारे ही बीमार पड़े हैं। पहले ईवी बीमार हुई, उसके बाद विकास की तबीयत खराब रही, फिर अद्वी की रही है 1-2 दिन, और अब कल से मुझे लग रहा है जुकाम सा। और वी गोना ट्रैवल सून, सो फिंगर क्रॉस्ड के सब ठीक ठाक ही रहे। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, आई होप विद फ्लाइट व्लॉग। और आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।